पंचर ही लगा रहे हैं ना, और अपने हुनर से लगा रहे हैं, और पंचर लगा रहे तो लगा ही रहे हैं। पंचर लगाने का नाटक तो नहीं कर रहे कुछ और लोग जिन्हें हम जानते हैं जो झूठा नाटक करते हैं चाय बेचने का। नहीं, सारे कानून से दिक्कत है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें कुछ पॉइंट से दिक्कत है और कुछ पॉइंट इसमें अच्छे हैं, वो आरएसएस के एजेंट है। नहीं, स्टे तो हो चुका, स्टे तो इस पे हो चुका। नहीं, 7 दिन बाद जैसे सुनवाई हो फिर आगे। नहीं, स्टे तो ये तब तक है जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ रहा। ये तो 7 दिन का तो उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम दिया है कि 7 दिन में आप अपना जवाब दाखिल करें सरकार रिटर्न में, और फिर उस रिटर्न जवाब का फिर हमें जवाब भी देना है 5 दिन का, उसके लिए टाइम मिला है, और 5 मई को फिर सुनवाई होगी। उलमाए सू हैं जो अपने आप को आलिम बताते जा रहे हैं सालों साल से, नकीब मिल्लत हैं, बैरिस्टर साहब हैं जो खुद अपने केस की भी बहस नहीं करने की जरूरत जुटा पा रहे हैं। शेरवानी पहन के बैठे थे, शेरवानी पहन के, ब्लैक कलर की शेरवानी बैंड लगा के और गाउन पहन के बहस भी कर सकते थे वो। उनको तो सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए थी। अब कपिल सिब्बल साहब से बेचारे से करवा रहे हैं, वो तो बैरिस्टर भी नहीं है शायद मेरे ख्याल से, खुद बड़े वकील पीछे बैठे हैं। तो ये पहले प्लान ए चलने दो आप, वो अगर कामयाब हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, हम भी खुश हो जाएंगे। कामयाबी, आधी कामयाबी मतलब ये स्टे हो जाता है पूरा एक्ट। उसके बाद भी हमें अपने मुसलमानों के लिए नहीं, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके सभी की जो धार्मिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बचाने के लिए एक मजबूत कानून लाने के लिए, जिसमें प्रॉपर्टी चुराने वाले को उम्र कैद तक की सज़ा हो, सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी हो, सारी प्रोसीडिंग्स की, कोई बेईमानी करने का स्कोप ना छूटे कोई, वो कानून लाने के लिए हमें सबको संघर्ष करना है। उसके 16 पॉइंट हमने बता रखे हैं, वो प्लान बी है। अब प्लान बी के लिए जो ये अभी मुसीबत अगर पूरा स्टे नहीं हुआ तो आने वाली है, उसके लिए मैंने 4 चीज़ें बताई हैं कि ये, उसमें 5वीं चीज़ और ऐड कर रहा हूँ। एक तो ये उलमाए सू के कब्जे से, प्लान ए वालों के कब्जे से बाहर निकलो सब। उसके लिए आपको सबके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, ये मेरा आह्वान है, किसी को बताना हो तो बता देना, प्रचा साहब ने कहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए पूरे देश में तैयार हो जाओ, कमर कस लो, कुछ भी हो। मोदी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है ऐसी गलतियों के कारण जो है पंचर बना रहा है। आपने सुना होगा, बीते दिन उन्होंने बयान दिया है वक्फ को लेकर। सही चलिए, जमीनों का नहीं बिल्कुल सही, ये मोदी जी कह रहे हैं, कुछ तो कभी गलती से भी उनके मुंह से सच निकल जाता है। और कम से कम अडानी, अंबानी, यूसुफ, लुलू जैसे लोगों की तरह जिनके पास करोड़ों, हज़ारों, अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिसके मालिक हैं वो, फिर भी उनके हाथ में नहीं आ रही, वो गरीब मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, गरीब मुसलमानों, सुन लो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। गरीब मुसलमानों के पास तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ है ना उनकी, फिर भी जो उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वो अडानी, अंबानी, यूसुफ, लुलू जैसे लोगों की तरह जाके मोदी जी के और अमित शाह जी के साथ मिलके, सीतारमन साहिबा के साथ मिलके बैंकों से 15-15, 16 लाख करोड़ रुपए चुरा तो नहीं रहे, माफ़ तो नहीं करा रहे, नीरव मोदी तो नहीं बन गए। पंचर ही लगा रहे हैं ना, और अपने हुनर से लगा रहे हैं, और पंचर लगा रहे तो लगा ही रहे हैं। पंचर लगाने का नाटक तो नहीं कर रहे कुछ और लोग जिन्हें हम जानते हैं जो झूठा नाटक करते हैं चाय बेचने का। तो ये, इसमें कौन सी बुराई की बात है? पंचर ही लगा रहे हैं ना, हम अरबोपति हैं लेकिन बेईमानी नहीं कर रहे, पंक्चर लगा रहे हैं। इससे, इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनी है। हमारे बुज़ुर्गों ने भी, जो उनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी थी, खुद अपना गुजारा जो है ना टोपियाँ सी के, कुरान शरीफ लिख के किया। प्रॉपर्टीज़ जो उनके नाम थी उन्होंने वफ़ की, इसलिए वफ़ की प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हैं। देखिए, मैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मानने वाला हूँ, ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ। जब तक संविधान के ऊपर 100% पालन नहीं होगा, मैं खुश हो ही नहीं सकता। 1 मिनट में खुश हो जाऊँगा अगर संविधान का पालन होने लगे। संविधान का पालन इस विषय पे होने के लिए सबसे पहला काम क्या है, जो बोध गया में हो रहा है, सबसे पहले ब्राह्मणों का कब्जा वहाँ से हटा के बुद्धिस्ट समाज के लोगों के हाथ में दें। मैं खुश होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाऊँगा। उसके बाद ये वफ़ का कानून वापस लें, और थोड़ा और ज़्यादा खुश मुझे करना है तो ये जो चुनाव में मशीनें चुराने की जो प्रक्रिया इस्तेमाल हो रही है, पेपर बैलेट से चुनाव कर, मैं और खुश हो जाऊँगा। होने की बात थोड़ा ये कुछ उसमें बदलाव हो जाए, कुछ पॉइंटों से दिक्कत है ना मुस्लिम लोगों को, सारे कानून से कोई दिक्कत है नहीं, सारे कानून से दिक्कत है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें कुछ पॉइंट से दिक्कत है और कुछ पॉइंट इसमें अच्छे हैं, वो आरएसएस के एजेंट हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। जैसे हमारे एक वो हैं फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, अपने आप को क्या आरएसएस ने प्रोजेक्ट कर रखा है उन्हें, वो बहुत बड़े विद्वान हैं, कर रखा है ना। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस बात का वेलकम करता हूँ कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम भी होने चाहिए। तो क्या है वो, उनका निशाना सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लग रहा है आपको क्या? उनका सीधा सीधा हमला ये किस पे है? बोध गया के जो टेम्पल ट्रस्ट है उस पर। तो ऐसे ऐसे बेईमान लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि ये हमारे ये हैं, ये हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। अब ज़्यादातर लोगों के पास अगर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब की भी डिग्री मांगने लग जाओ, शायद जो उनकी बातें हैं, तो मुझे लगता है डिग्री में उनकी भी गड़बड़ होगी कुछ। 1 दिन का समय क्यों मांगा केंद्र सरकार ने? वो तो हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, 2 नंबर के देश के सबसे बड़े सरकारी वकील हैं,
तो उनकी शक्ति होती है भाई, संविधान में सॉलिसिटर जनरल का नाम लिखा हुआ है, तो वो अदालत से अगर कोई बार बार जिद करेगा कोई, तो अदालतों को भी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है ना संविधान की। आप वो कोई अच्छा काम करने के लिए भी जिद कर सकते हैं और कोई बुरा काम करने के लिए भी। अब ये उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो अच्छा काम के लिए जिद करें या बुरे काम के लिए। आज अपने बैग में से वो क्या नया खरगोश निकाल के लाएंगे जो कल नहीं था उनके पास, अभी आप सब लोग देख ही लेंगे। क्या लगता है आपको लग जाएगा स्टे आज कानून? देखिए, पूरा स्टे नहीं हुआ तो ये आधा अधूरा स्टे, जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, आधा कुआं कूदना नहीं चाहिए, जंपिंग द हाफ वेल इज़ वेरी डेंजरस। तो आधा कुआं कूदोगे तो डूब जाओगे गिर के, मेरा ये मानना। आप पूरे कानून को आप चाहते हैं कि स्टे हो? यस, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए, आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट, और जो अब हम आज के बाद तैयारी करके अलग अलग ये जो केस लगाएंगे वो। डली हुई है जिस पर सुनवाई हो रही है, पूरे कानून को निरस्त करवाने के लिए है या कुछ पॉइंटों में बदलाव करवाने के मैंने आपको देखिए, मैंने सारी पिटीशंस तो पढ़ी नहीं है, हमारे बड़े बड़े महान लोगों ने लगा रखी हैं, कुछ दूसरी तरफ के महान लोगों ने भी लगा रखी हैं। 73 है लगभग। नहीं, सामने वालों ने भी तो लगा रखी है, बीजेपी की 4 सरकारों ने भी लगा रखी हैं कि ये कानून बहुत बढ़िया आ गया, इसको इम्प्लीमेंट करो। तो मेरा मानना ये है कि जो 2025 का एक्ट जो आया है उसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो संविधान के अनुरूप हो, इसलिए पूरा जो पिटीशंस ये कहती हैं पूरा का पूरा कानून निरस्त हो, उसी को मैं सही मानता हूँ। बाकी किसी को सही मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। 4 हफ्ते 6 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। तो क्या अब स्टे बढ़ता चला जाएगा सर इस पे? नहीं, स्टे तो हो चुका, स्टे तो इस पे हो चुका। नहीं, 7 दिन बाद जैसे सुनवाई हो फिर आगे? नहीं, स्टे तो ये तब तक है जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ रहा। ये तो 7 दिन का तो उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम दिया है कि 7 दिन में आप अपना जवाब दाखिल करें सरकार रिटर्न में, और फिर उस रिटर्न जवाब का फिर हमें जवाब भी देना है, 5 दिन का उसके लिए टाइम मिला है, और 5 मई को फिर सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा ना। तो सरकार ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही सवाल किया, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी 300 साल पहले, 400 साल पहले वक्फ हुई थी, उसका रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस कैसे सरकार डिसाइड करेगी? वो प्रोसेस क्या होगा? कौन आदमी करेगा? उस 400 साल पुराने मरे हुए आदमी का पेपर क्या लाने होंगे? कैसे होगा? तो क्या चाहते हैं आप इसमें, क्या चाहते हैं, कैसे होना चाहिए? अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आता है तो क्या चाहते हैं? मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ताजमहल है, कब बना था, किसने बनाया था? ठीक है, तो आज में हम कहते हैं कि चलिए रजिस्ट्रेशन कराइए आप ताजमहल का, तो कौन आके कराएगा? शाहजहां जिंदा है या उसका कोई वारिसान जिंदा है क्या? या है तो उसके पेपर क्या लाए जाएंगे? वो सेल डीड कहाँ है? वो वक्फ डीड कहाँ है? तो कैसे होगा? तो आपको दिख रहा है कि बना हुआ है ताजमहल और ये मुसलमानों की मिल्कियत है, तो वो बाई यूज़र वक्फ है, यही है बाई यूज़र। आपकी जमीन ताजमहल के अंदर मुमताज बेगम है, क्या वो लिखेंगी? वही ना, वो तो सरकार बताए, अगर वो लिखवा सकती है तो लिखवा लाए, हमारे लिए अच्छी है, फिर बहुत सारी हिस्ट्री हमें सामने आ जाएगी। आपकी जमीन है तो आपके पास तो कागज होंगे ना, उसी तरीके से जमीन पे कागज की बात कही जा रही है। ज़मीन पे कागज़, हिंदुस्तान में आप CNRC हुई थी असम के अंदर, 23 लाख लोग जो है वो उनके पास पेपर्स नहीं थे मौजूद। और हिंदुस्तान में पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया है? 1900 में रजिस्ट्रेशन एक्ट आए हैं सारे, सब बाद में आए हैं, सब अंग्रेज़ लेकर के आए हैं। उससे पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट थोड़ी था, वर्बल ट्रांसफ़र हुआ करता था प्रॉपर्टीज़ का।